Hello everyone, welcome back to the class of the Constitution of India. In the previous class, we have discussed Article 14. Now, in today's class, we will discuss Article 15, Prohibition of Discrimination on Grounds of Religion, Race, Caste, Sex or Place of Birth. आर्टिकल 15 में टोटल 6 क्लॉजेज हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं क्लॉज 1 से. आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कहता है दैट द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट किसी भी सिटीजन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी. किन ग्राउंड्स पे? 5 ग्राउंड्स दिए हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में. रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. इन 5 ग्राउंड्स में पे या इनमें से किसी भी एक ग्राउंड पे कोई डिस्क्रिमिनेशन सिटीजन्स के साथ नहीं किया जाएगा. आर्टिकल 15 में एक वर्ड लिखा है ओनली. The word only indicates that if any other ground is added with the above mentioned grounds, then the law will be valid. आर्टिकल 15 कहते हैं कि अगर इन 5 ग्राउंड्स में आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो या इन 5 ग्राउंड में से किसी एक ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, सिर्फ इन 5 ग्राउंड्स पे, तो वो इनवैलिड होगा. बट अगर आप इन 5 ग्राउंड्स के साथ कोई और ग्राउंड भी ले रहे हो, कंसिडर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल classification only on the ground of sex is invalid, but if it is based on sex plus physical fitness then it is valid. जैसे कि अगर नर्सेस की जॉब है, अगर उसके लिए आप फीमेल को प्रेफर कर रहे हो तो वो वैलिड है. तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ओनली, मतलब अगर आप इन 5 ग्राउंड्स मेंशन है, खाली इन 5 ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेट करोगे तो फिर वो इनवैलिड होगा. अदरवाइज अगर इन ग्राउंड्स के साथ अगर कोई आप रीजनेबल ग्राउंड और ले रहे हो, जैसे कि फिजिकल फिटनेस हमने कंसिडर किया, तो वो वैलिड हो जाएगा. एंड द सेकेंड थिंग, यहाँ पे लिखा है एनी सिटीजन, अगेंस्ट एनी सिटीजन, मतलब आर्टिकल 15 सिर्फ सिटीजन पे एप्लीकेबल होता है. जैसे कि हमने आर्टिकल 14 पढ़ा था, वो उसमें था एनी पर्सन, वो सब पे एप्लीकेबल था, सिटीजन्स प्लस नॉन सिटीजन्स. बट आर्टिकल 15 सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स पे ही एप्लीकेबल होता है. अब एक और चीज़ जिस पे हमें ध्यान देना है वो ये है कि प्लेस ऑफ बर्थ, जो कि एक ग्राउंड है मैंशनड, और रेसिडेंस, ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत AIR 1955 के केस में स्टेट मेडिकल कॉलेज का एक रूल था कि जो नॉन रेसिडेंट्स हैं, नॉन रेसिडेंट्स मतलब जो उस स्टेट में नहीं रह रहे हैं, वो कैपिटेशन फ़ीस देंगे अपनी एडमिशन के लिए, वाइल जो रेसिडेंट्स हैं, जो उस स्टेट के रेसिडेंट है, उस स्टेट में रह रहे हैं, वो नहीं देंगे. तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये वॉयलेटिव नहीं है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का. क्यों? क्योंकि प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट है और रेसिडेंस डिफरेंट है. रेसिडेंट के बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप नहीं कर सकते हो. आर्टिकल 15 क्लॉज 2. आर्टिकल 15 क्लॉज 2 कहता है नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू. अगर आप लोगों ने देखा होगा पहले के टाइम में क्या होता था कि किसी पर्टिकुलर कास्ट को कह लीजिए या किसी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को कह लीजिए कि उनको अगर वो पानी भरने जा रहे हैं कुएं से तो उनको पानी नहीं भरने दिया जाता था. अगर वो किसी जगह किसी टेंपल जा रहे हैं तो उनको टेंपल में एंट्री नहीं दी जाती थी कि आप पर्टिकुलर कास्ट को या पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप लोग एंट्री नहीं कर सकते हो. तो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 यही कहते हैं कि किसी भी सिटीजन को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे इन 5 ग्राउंड्स पे. कौन से 5 ग्राउंड्स हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, या इनमें से किसी भी एक ग्राउंड पे आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट. मतलब जो भी पब्लिक के लिए प्लेसेस बनी हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों, चाहे वो पार्क्स हों, चाहे वो कोई भी एंटरटेनमेंट की जगह हो, या फिर द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बेदिंग घाट्स, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट्स जो कि होली और पार्टली स्टेट फंड से बनी है या फिर वो जनरल पब्लिक के यूज़ के लिए है, तो उनके उन प्लेसेस के लिए आप उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो. बेसिकली डिफरेंस क्या है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड 2 में? 15 क्लॉज 1 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट, वो स्टेट को रोकता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी. और 15 क्लॉज 2 प्रोहिबिट करता है दोनों को, स्टेट को भी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी, कि आप दोनों ही कोई रिस्ट्रिक्शंस या कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे सिटीजन्स के साथ. तो ये डिफरेंस है. Now comes Article 15 Clause 3. It's an important provision. Article 15 Clause 3 कहता है Nothing in Article 15 shall prevent the state from making any special provisions for women and children. तो अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि भाई कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना ही स्टेट करेगी ना ही प्राइवेट इंडिविजुअल्स करेंगी. बट आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कहता है कि
जो भी आर्टिकल 15 में लिखा है वो स्टेट को प्रिवेंट नहीं कर सकता फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस। किन के लिए? वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्टेट कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। तो बेसिकली आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एक एक्सेप्शन हो गया टू द जनरल रूल इन आर्टिकल 15 क्लॉज 1। तो ये प्रोविज़न क्यों लाया गया? अगर हम आज से कुछ साल पहले की बात करें तो हमारी सोसाइटी में वुमेन की कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो उनकी बेटर अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए, बेटर लाइफ के लिए ये प्रोविज़न लाया गया कि स्टेट उनके लिए कोई भी स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वुमेन्स के लिए कुछ सीट्स रिजर्व की गई इन द पार्लियामेंट। आर्टिकल 42 लाया गया, मैटरनिटी रिलीफ। बच्चों के लिए प्रोविज़न ऑफ फ्री एजुकेशन की बात की गई। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट आया क्योंकि छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता था। तो ये सब वुमेन्स और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन अगर किया भी गया तो वो पॉजिटिव किया गया है। अगर हम वुमेन और चिल्ड्रन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना भी रहे हैं तो वो किसी और को हार्म नहीं कर रहा है, राइट। ना यूसुफ अब्दुल अजीज़ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी जो कि अडल्ट्री की बात करता है उसको चैलेंज किया गया ऑन द ग्राउंड्स दैट इट मेक्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। सेक्शन 497 विमेन को पनिशमेंट नहीं देता, सिर्फ मेन को पनिश करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वॉयलेट नहीं करता आर्टिकल 15 को, इट इज़ कवर्ड बाय एक्सेप्शन अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि विमेन की कंडीशन को देखते हुए सोसाइटी में ये इम्यूनिटी देना उनको ज़रूरी था। बट रिसेंटली इन 2018 विद द केस ऑफ जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस को यूसुफ अब्दुल अजीज़ के जजमेंट को ओवररूल कर दिया गया। अभी अडल्ट्री इज़ नो लॉन्गर एन ऑफेंस। आज प्रेजेंट टाइम में अडल्ट्री कोई ऑफेंस नहीं है। नाउ कम्स आर्टिकल 15 क्लॉज 4, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुराई राजन। ये पहला मेजर जजमेंट है रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट के जजमेंट को अपहेल्ड किया, जिसने मद्रास गवर्नमेंट के ऑर्डर को स्ट्रक डाउन किया था। ऑर्डर क्या था कि मद्रास गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन किया गवर्नमेंट जॉब्स और कॉलेज सीट्स में कास्ट के बेसिस पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोवाइडिंग सच रिजर्वेशंस वाज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 2, तो ये रिजर्वेशन नहीं हो सकता। इसी केस के डिसीजन का रिजल्ट था कि कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 लाया गया और उस अमेंडमेंट से आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को ऐड किया गया। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 कहता है दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शिल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 कहता है कि स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ किन 3 लोगों के लिए? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। तो 15 क्लॉज 3 में था वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए बना सकती है। क्लॉज 4 में है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इन 3 लोगों के लिए भी बना सकती है। तो ये भी एक्सेप्शन हो गया जनरल रूल का। द प्रिंसिपल बिहाइंड इट इज़ दैट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कैन बी गिवन वैलिडली व्हेन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस नीडेड। मतलब आपको दोनों कंसिडर करना है, सोशल एंड एजुकेशनल होना चाहिए, इकोनॉमिकली को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन होंगे, ये आर्टिकल 366 के क्लॉज 24 एंड 25 में डिफाइंड है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। इस केस में मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए गवर्नमेंट ने बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ रिजर्वेशन किया। रिजर्वेशन कैसे किया? बैकवर्ड क्लास को 28%, मोर बैकवर्ड क्लास 22%, शेड्यूल कास्ट 15% एंड शेड्यूल ट्राइब्स 33%। टोटल 68% सीट्स उन्होंने रिजर्व की एंड ओनली 32% सीट्स वर लेट फॉर मेरिट। सुप्रीम कोर्ट ने इस गवर्नमेंट के ऑर्डर को स्ट्राइक आउट किया और हेल्ड किया कि बैकवर्ड क्लास डिटरमाइन करने के लिए आपको दोनों फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, सोशल एंड एजुकेशनल, बोथ फैक्टर्स यू हैव टू कंसिडर। दूसरा, उन्होंने बोला कि कास्ट इज़ नॉट द सोल बेसिस फॉर रिजर्वेशन। कास्ट को आप सोल बेसिस नहीं मान सकते रिजर्वेशन के लिए, आपको और भी फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कास्ट के साथ। तीसरी चीज़ बोली कि बैकवर्ड क्लास को मोर बैकवर्ड क्लास में आपने क्लासीफाई किया, वो वैलिड नहीं है। एंड फोर्थ, उन्होंने बोला कि रिजर्वेशन की जो लिमिट होनी चाहिए वो 50% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। बट देन कम्स इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन, बालाजी के डिसीजन को ओवरऑल कर दिया और कहा कि बैकवर्ड क्लास को डिटरमाइन करने के लिए कास्ट सोल फैक्टर हो सकता है। एंड सेकेंडली उन्होंने ये भी कहा कि जो बैकवर्ड क्लास और मोर बैकवर्ड क्लास का डिस्टिंक्शन है वो भी वैलिड है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में 3 लोगों की, सोशल एंड बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडवांसमेंट की बात की जाती है। नाउ
TM Pai Foundation वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इन दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि स्टेट कैन नॉट मेक रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एडमिशन इन प्राइवेटली रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इस जजमेंट को नलीफाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 को लाया गया। इससे आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को ऐड किया गया। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 एम्पावर करता है स्टेट को टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो स्टेट कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकती है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए या शेड्यूल ट्राइब के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के रिस्पेक्ट में, चाहे वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ही क्यों ना हो, वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट, चाहे वो एडेड हो स्टेट से या ना हो, फंडेड हो या नहीं हो, राइट। फिर अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 93rd अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93rd अमेंडमेंट एक्ट वैलिड है। नाउ कम्स आर्टिकल 15 क्लॉज 6। अभी रिसेंटली 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट आया। इस एक्ट के थ्रू आर्टिकल 15 क्लॉज 6 को ऐड किया गया। It empowers the state to make any special provision for the advancement of any economically weaker section of citizens other than those mentioned under Article 15 Clause 4 and 5. तो Article 15 Clause 6 के थ्रू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिकॉग्नाइज किया गया कि इनके एडवांसमेंट के लिए भी स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। 15 क्लॉज 4 एंड 5 में क्या है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, बट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात कहीं नहीं की गई थी। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 से अब स्टेट को ये पावर दी गई है कि आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। It further provides that special provision with respect to reservation in educational institutions, whether aided or unaided by the state, will be in addition to the existing reservations and subject to maximum of 10% of total seats in each category. तो आगे इसमें और ये बोला गया कि जो स्पेशल प्रोविज़न आप बनाओगे वो जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उन्हीं के एडिशन में रहेगा और इट विल बी 10% ऑफ द टोटल सीट, मतलब 10% रिजर्वेशन आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दोगे। सो दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 15। आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन।